हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। मैं मयंक शर्मा। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में देखा होगा, हम क्लास 12th की जो फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टेट था उसको हम डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को डिस्कस किया था। उसके बारे में हमने उसकी थ्योरी भी देखी थी, वो कैसे वर्क करता है ये भी देखा था, आवेशन की विधियां भी देखी थी। और 5 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ टीचर्स तो मैंने देखा है कई नोट्स वगैरह में कि डायरेक्ट कूलम्ब्स लॉ से ही स्टार्ट कराते हैं और पेपर में मोस्टली कूलम्ब्स लॉ ही पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे पहले वाले टॉपिक नहीं पूछे जाएंगे, इनसे पहले वाले टॉपिक भी पूछे जाते हैं जो हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किए और उनकी थ्योरी भी काफ़ी अच्छे से लिखी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कूलम्ब्स लॉ। उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। उसको हम देखेंगे कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, उस पर न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। कूलाम का नियम, ठीक है, कूलाम्स लॉ, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टेट में क्या होगा, जो हमारा आवेश है वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। तो इसमें हम मानते हैं कि दो आवेश हैं, ठीक है, दो चार्ज हैं Q1 और Q2, ठीक है। और ये दोनों ही कैसे हैं, स्थिर हैं। इनकी जो क्रिया रेखा होगी वो ये होगी। अब देखिए, ये दोनों आवेश अगर प्लस प्लस हुए तो दूसरे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, माइनस माइनस हुए तो भी प्रतिकर्षित करेंगे, माइनस प्लस हुए तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। कहने का मतलब जब ये या तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, या एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो क्या होगा, प्रतिकर्षित और आकर्षित करने से एक बल अनुभव होगा। जैसे कि मैं किसी अदर बंदे को अपनी साइड खींचूं या उसमें आगे की साइड धक्का दूं, तो मुझे कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। और वही इस नियम में बताया गया है कि कूलम्ब लॉ में होता क्या है इसमें निर्वात में। अब देखिए, इस पर जो फोर्स लगेगा इधर की साइड भी लग सकता है। इधर हम इसको F12 कह सकते हैं, इसको F21 कह सकते हैं। F12 मतलब 1 पर 2 के कारण, इधर 2 पर 1 के कारण, मतलब दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण जो बल लगेगा उसे F21, और जो पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण जो बल लगेगा उसे F12 कहते हैं। तो होता क्या है कि दो चार्ज होते हैं बिंदु रूप में, मतलब बहुत ही छोटे चार्ज होते हैं, और उसको हम निर्वात में रख देते हैं, वैक्यूम में रख देते हैं, और फिर देखते हैं इन दोनों पर कौन सा बल अनुभव करता है। और इन दोनों की जो बीच की दूरी लेनी है हमें, वो हम मान रहे हैं स्मॉल आर, ठीक है। अब मुझे इनके बीच में निकालना है फोर्स एफ, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। फोर्स निकालना है मुझे एफ, जो कि सीधे समानुपाती होता है Q1 Q2, मतलब दोनों जो आवेश हैं, चार्ज हैं, उनके मैग्नीट्यूड परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, और होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इन दोनों को अगर मैं मिला के लिखूं तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसको ही मैं अगर आगे बढ़ाना चाहूं तो आपको पता होगा, क्लास 11 में आप पढ़ के आए होंगे कि जब हम किसी प्रोपोर्शनल या समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, ठीक है। और यहाँ कांस्टेंट आया है के, ठीक है। ये है इसका फोर्स का फॉर्मूला, जिसे हम कूलम्ब बल भी कहते हैं, जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट या बोले एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ चैप्टर रहने वाला है। इसमें से वो जरूर कोई क्वेश्चन देता है, या तो वो सिंपली पूछ लेता है कूलम्ब बल होता क्या है। तो पहले हम कूलम्ब बल की डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसको हम डिस्क्राइब कैसे किया वो देखेंगे, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है। तो इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे, अब देखिए, थ्योरी के लिए हमें रटने की जरूरत नहीं है, जो जो हमने एज्यूम किया है उसको हम लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, इस नियम अनुसार, ठीक है। अब मैंने क्या माना था, निर्वात में, तो वही लिखेंगे निर्वात में। मैंने वो तो ला था कि ये क्या रहते हैं, स्थिर स्थित स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य बल
बल क्या होता है, दोनों दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती एवं दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। निर्वात में अब देखिए, जो हमने एज्यूम किया, हमने बोला था निर्वात में ही स्थिर है और दो क्या माने, बिंदु आवेश। निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेश, सॉरी यहाँ पर स्थित स्थिर दो बिंदु आवेशों के मध्य बल फोर्स दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती एवं दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या बात करेंगे कि इस पर जो है वो माध्यम का फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ठीक है। दूसरी बात हम क्या करेंगे कि ये जो बल है, आपको पता है बल कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। बल कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। अब हमें देखना क्या है कि अगर जब पेपर में आपको लिखने के लिए बोला जाए कि कूलाम का नियम लिखिए, तो केवल इतना नियम लिखना है। अब अगर वो बोल देता है कि कूलाम के नियम को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है या व्युत्पन्न करना है, तो क्या करेंगे, यहां मानेंगे माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 निर्वात में R दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बल, जब आपको एक्सप्लेन करने की बोला जाए तब आप इसको लिखेंगे और इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर देंगे। अब हम देखेंगे इस k की वैल्यू क्या होती है, जो हमने नियतांक लिखा है इसकी वैल्यू क्या होती है, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। k इजकल टू होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है। अब मुझे इसकी क्या देखनी है, चलो पहले मैं इस फोर्स की, आपको पता है न्यूटन होती है। अब मुझे क्या देखनी है, इसकी के की विमा देखनी है, यूनिट देखनी है, डायमेंशन देखनी है। तो यूनिट क्या होगी, अब देखिए इस के की, तो मैं पहले कंप्लीट की लिख लेता हूँ, है ना। तो देखिए एफ को हम क्या लिखते हैं, न्यूटन में। के की मुझे देखनी है, Q1 को किस में लिखते हैं, आवेश को कूलाम में, सी और सी। और आर क्या है, दूरी, और दूरी को किस में लिखते हैं, मीटर। अब मुझे के की देखनी है, तो के क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, क्योंकि के इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई, क्या होगा, मात्रक हो गया। अब मुझे देखनी है इसकी विमा क्या होती है। ठीक है। अब विमा कैसे देखेंगे, देखिए के की विमा, तो न्यूटन बल की विमा क्या होती है, आप 11th में पढ़ के M1L1T-2। मीटर की क्या होती है, L2। और आवेश की क्या होती है, हमने देखा था A1T1। A1T1, लेकिन यहाँ क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ क्या है, देख लेते हैं क्या होगी। देखिए M1L3T ऊपर जाएगा -4 और A ऊपर जाएगा -2। ये किसकी विमा होती है, के की विमा होती है। आपको ये समझ में आया कि यहाँ कूलाम का नियम होता क्या है
कि अगर कोई दो बिंदु आवेश हैं जो निर्वात में रखे हुए हैं, वैक्यूम में रखे हुए हैं, और उनके मध्य की दूरी r है, स्मॉल r, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, कूलाम फोर्स कहते हैं, कूलाम बल कहते हैं। और इसका हमने ये छोटा सा डायग्राम बनाया। ये दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कांस्टेंट आ जाएगा k, और इसको k को क्या बोलते हैं, समानुपाती स्थिरांक। और स्थिरांक जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तब कैलकुलेट किए जाते हैं। इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये क्या होता है कि कई बार एमसीक्यू में के की वैल्यू पूछ ली जाती है, और वो सिंपली वैल्यू तो यही देता है 9 गुणा 10 की घात 9, पर वो ऑप्शन बनाता है। मैं आपको अभी क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे कैसे वो क्वेश्चन बनाता है। आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं के ऊपर बात करने वाला हूँ कि के क्या होता है, कांस्टेंट होता है या नहीं होता है, क्या होता है। अब हम उसकी बात आपसे करने वाले हैं, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं ऐसे। वो अगर आपको केवल वो पूछता है कूलम का नियम क्या होता है, तो आप पेपर में यहाँ तक लिखेंगे। अगर वो पूछता है इसको एक्सप्लेन करिए, तो आप इसको इतना लिख सकते हैं। के की के बारे में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा के लिख सकते हैं, के समानुपाती स्थिरांक, और के की वैल्यू ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ के की वैल्यू होती क्या है। इतने में आ जाएगा हमारा, देखिए के इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, परमिविटी, विद्युतशीलता। और बात करें तो निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, होती है 8.85 इंटू 10⁻²। अब बात आती है इसके किसकी, मात्रक की, यूनिट की। तो देखिए ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, और के की क्या पड़ जाएगी, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब मुझे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की निकलनी, 4 पाई की कोई यूनिट होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अब मैं इसको यहाँ पहुंचा देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, कि अपॉन में, तो क्या हो जाएगी, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आप क्लास देखो, अगर आपको अब भी समझ में नहीं आता है तो इसको हटा देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट 1/n मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो क्या हो जाएगी इसकी, अब आपको इसकी यूनिट समझ में आ गई हो, ठीक है। जब k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब आपको इसकी यूनिट पता चल गई। अब इसकी डायमेंशन बेमा क्या होगी, तो देखिए k की बेमा क्या थी, m1l3t-4a-2, ये थी ना। अब मुझे सिंपली क्या करना है, इसके विपरीत है, इसको तो कर देंगे माइनस, और इनको कर देंगे प्लस, ठीक है। इसको कर देंगे माइनस, इसको कर देंगे प्लस। नहीं है तो आप एक बार कैलकुलेट करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। सेम यही बेमा आने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई, बेमा हो गई। और एप्सिलॉन वैल्यू क्या हो गई, 8.85 10⁻12 कूलम अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। कई बार क्या पूछा जाता है क्वेश्चन, देखिए जो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, के का मान है, ऑप्शन फर्स्ट 9 × 10⁻9, सेकंड 9 × 10⁻9, थर्ड 9 × 10⁻9, और फोर्थ 9 × 10⁻9। वैल्यू सेम है, यहाँ लिख देगा वो न्यूटन कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यहाँ लिख देगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, यहाँ लिख देगा मीटर स्क्वायर न्यूटन कूलम स्क्वायर, और यहाँ लिख देगा वो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर। अब जिन बच्चों को केवल ये याद है 9 × 10⁻9, तो वो कंफ्यूजन हो जाएंगे कि वैल्यू ये सही है, ये सही है, ये सही है, क्या हो। तो हमें उसकी जो यूनिट है वो भी याद रखनी है, या हमको यूनिट निकालना आना चाहिए। ये आंसर हमारा सही होगा। और सेम ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट होता है एप्सिलॉन नॉट, है कि एप्सिलॉन नॉट अगर यहाँ पूछता है एप्सिलॉन नॉट की
का मान क्या होगा, तो केवल इन मानों को चेंज करेगा, क्या करेगा 8.85 गुणा 10 की घात -12, 8.85 गुणा 10 की घात -12, यहाँ वो चेंज करेगा 8.85 इंटू 10 की -12 और 8.85 गुणा 10 की घात -12। अब होता क्या है, हमें केवल के की यूनिट याद है और कई बार हम जल्दी जल्दी में इसको टिक करके आ जाते हैं, जबकि ये हमारा नहीं है और हम आके सोचते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है। अब हमें ये याद रखना है कि एप्सिलॉन नॉट का मान पूछा है, ना कि के का, तो इसके जस्ट विपरीत हो जाएगी और अब वैल्यू ये सही होगी क्योंकि इसका मात्रक ये सही है। ऐसे ही सेम हमें याद रखना है जब वो डायमेंशन पूछे। कई बार क्या होता है, डायमेंशन पूछता है एप्सिलॉन नॉट की और हमें याद होती है के की, हम लिख के आ जाते हैं m1l3 t-4 a-2, जबकि ये किसकी है, के की। एप्सिलॉन नॉट की क्या होगी, ये माइनस ये दोनों प्लस। बस इतना सा अंतर है। ऐसे हम कई बार एमसीक्यू में मात खा जाते हैं, इसीलिए हमें जो अपनी यूनिट है एंड डायमेंशन है दोनों निकालना आना चाहिए, या फिर हमें ऐसी रटी होनी चाहिए कि हम हमें देखते ही टिक कर सकें, क्योंकि देखो इस वैल्यू में तो वो अंतर करेगा नहीं, क्योंकि इसमें अंतर करेगा तो ये तो आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको याद हो जाएंगी कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। इनको बच्चा नहीं भूलता है, भूलता किनको है, यूनिट है डायमेंशन को। ठीक है, ये बात रहने वाली है। अब बात आती है, ये आपने लिख लिया होगा, ग्राफ की, कि जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला है वो क्या रहने वाला है, F इजल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या फिर अगर मैं लिखना चाहूँ के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि देखियो F समानुपाती है, तो आपको समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती के ग्राफ बता देता हूँ मैं, कि अगर देखिए फर्स्ट या नोट डाल के लिख सकते हैं आप कि अगर ए के समानुपाती बी है, ये फर्स्ट केस है, और सेकंड केस है कि ए के व्युत्क्रमानुपाती है 1/b, तो क्या होगा, ए बी में ग्राफ बनेगा, यहाँ भी ए और बी। यहाँ क्या होगा, अगर मैं ए की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो बी की वैल्यू भी बढ़ेगी। जैसे कि मान के चलिए कि सभी व्यक्ति कमाने वाले हैं, घर में 4 व्यक्ति हैं, अब मतलब घर के सभी व्यक्ति कमाने वाले हैं। अब यहाँ 2 व्यक्ति कमा रहे हैं तो घर की इनकम भी बढ़ रही है, तो 3 कमाएंगे तब भी इनकम बढ़ेगी, अगर नहीं कमाएंगे तो इनकम घटेगी। या फिर मैं ऐसे बात करूं कि जैसे कोई सामान है, बात करें आप कि अगर जैसे एक मुझे टंकी है वो भरनी है, ये नलों की संख्या है, ये टंकी है ना, ये टंकी है और ये मुझे भरनी है, मैं जितने नल लगाऊंगा उतनी जल्दी भरेगी, जितने कम नल लगाऊंगा उतनी कम। मतलब अगर ए की वैल्यू बढ़ रही है तो बी की वैल्यू भी बढ़ेगी, ए की वैल्यू कम हो रही है तो बी की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो इसके लिए जो ग्राफ आता है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आता है। क्लियर, समानुपाती के लिए आपको ध्यान रखना है, फिजिक्स में बहुत काम आएगा और आपको ये ग्राफ आने भी चाहिए। व्युत्क्रमानुपाती के लिए क्या होता है कि देखिए ए की वैल्यू घटेगी तो बी की वैल्यू कम होगी। इसके लिए अगर ए की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे कि हमारे पास 10 किलो अनाज है, बी की वैल्यू है 10 और आदमी है 2 खाने वाले, ठीक है, तो जैसे अब मैं इनको कर देता हूँ के, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, खाने की संख्या घटेगी, फिर 9 रह जाएगा, जल्दी जल्दी खत्म होगा। या फिर ऐसे मैं बात करूँ कि अगर आप 100 किलोमीटर है, ठीक है, अगर आप जल्दी जा रहे हो, स्पीड से जा रहे हो, वेलोसिटी तेज है, आपकी वेलोसिटी ज़्यादा है, 60 की है, अब मैं इसको वेलोसिटी को बढ़ाऊंगा, 70 कर दूं, तो ये दूरी क्या होगी, जल्दी कम होगी, समय कम लगेगा। तो इस तरह मतलब ए की वैल्यू अगर मैं बढ़ाता हूँ तो वी की वैल्यू कम होती है, और बी की वैल्यू कम करता हूँ तो ए की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ग्राफ इसका ऐसे बनता है। सिंपली आप ऐसे भी देख सकते हैं ये फॉर्मूले को, कि देखिए एफ है, ठीक है, वो मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा इसका, है ना, वक्र कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं। ठीक है, अब मुझे बनाना है एफ और आर के बीच में। अब देखिए एफ और आर, तो एफ आर के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो सिंपली इसका ऐसे। अगर वो पेपर में पूछे एफ 1/r² का, तो देखिए यहाँ एफ क्या है, आर के व्युत्क्रमानुपाती है,
और यहाँ क्या है, एफ के समानुपाती है 1/, इसने 1/ पहले ही दे दिया, तो इसका ग्राफ बनेगा एकदम सीधी रेखा में, क्योंकि ये इसके समानुपाती है। वृत्त को अनुपात नहीं, वृत्त को अनुपाती कब होता है, जब 1 के बटे में होता है, और इसने ऑलरेडी 1 के बटे में करके दिया है, इसलिए ये इसके हो गया समानुपाती हो गया 1/r²। तो इस तरह से दो ग्राफ फोर्स के बनते हैं। अब देखिए मैं क्या कहने वाला था, इस सूत्र के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा दूं कि इस सूत्र हमें प्रैक्टिकलिटी कैसे दिखाता है। देखिए ये समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती कैसे लिखा, ये Q1 है, ये Q2। आपने ज्यादा नहीं तो बचपन में दो चुंबक देखी होंगी। अब ये दो चुंबक है, मान के चलिए ये दो चुंबक है, अगर मैं इनको पास लाऊंगा, आर की वैल्यू कम करूंगा, तो इनके मध्य बल जो होगा वो बढ़ेगा, आपस में एक दूसरे को ज्यादा स्ट्रॉन्ग खींचेंगी, खींचेंगी या नहीं खींचेंगी, या धक्का देंगी, कुछ तो होगा ना। बल की वैल्यू तो बढ़ेगी, जब आप दो चुंबकों को पास लाते हैं तो वो जल्दी से एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करती हैं, या फिर वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करती हैं जैसे जैसे पास लाऊंगा। तो जैसे जैसे मैं दूरी कम कर रहा हूँ, बल की वैल्यू बढ़ रही है, दूर ले जाऊंगा तो बल की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, कम आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेंगे। ठीक है, अब मान के चलिए ये 1 किलो की चुंबक है, ये भी 1 किलो की चुंबक है। अब मैं वजन बढ़ाता हूँ, 2-2 किलो की करूंगा तो बल की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे मैंने Q1 Q2 की वैल्यू बढ़ाई ऐसे बल की वैल्यू बढ़ गई। आप चुंबक के उदाहरण समझ सकते हैं। पहले आपने 1-1 किलो की चुंबक ली, ठीक है, ये इन दोनों की गुणनफल के समानुपाती है, इनको बढ़ाएंगे तो बल बढ़ेगा। 1-1 किलो की चुंबक ली तो कम बल लगेगा, 2-2 किलो की कर दोगे उनके तो एक दूसरे पर ज्यादा बल लगेंगे। ठीक है, अगर हम उनकी दूरी कम करूंगा तो बल की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि आर के क्या है, व्युत्क्रमानुपात। दूरी को बढ़ाऊंगा तो बल की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि आर के क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती। इस तरह से फोर्स बना कि जब इनके दूरी बढ़ाएंगे तो बल कम लगेगा, दूरी कम करेंगे तो बल ज्यादा लगेगा। इनका परिमाण ज्यादा होगा तो बल ज्यादा लगेगा, परिमाण कम होगा तो क्या होगा, कम लगेगा। तो इससे निष्कर्ष क्या निकल के आया, ये एफ समानुपाती 1/r²। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कूलाम बल व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ समानुपाती 1/r²। अगर मैं इसको बात करूं F1/F2 तो किसके होगा, R2 के स्क्वायर और R1 के स्क्वायर। कई बार आजकल पेपर में पूछ लेता है व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या है, या कौन सा जो नियम है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम पालन करता है, तो कूलम बल के करता बच्चे वहीं भूल जाते हैं। और वो ऐसे हमको एक्सप्लेन करके आना है कि जो कूलम बल है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। मतलब अगर दूरी की वैल्यू बढ़ाएंगे तो बल की वैल्यू कम होगी। और इस पर हम न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे होगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल में आपको करके बताता हूँ कैसे वो आपको न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ये आप लिख लेना जो अभी मैंने आपको लिखाया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यदि दो बिंदु आवेशों के मध्य 16 न्यूटन का बल लगता है, अगर दोनों आवेशों के मध्य दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो बल का मान कितना होगा। तो ए ऑप्शन 16 न्यूटन, बी ऑप्शन 32 न्यूटन, सी ऑप्शन 64 न्यूटन, डी ऑप्शन 4। अब मुझे बताना है कि अगर उनकी दूरी को बढ़ा दूं, दोगुना कर दूं, तब उनके मध्य में बल कितना लगेगा। तो आइए देखते हैं।
तो उसने क्या दे रखा है, सॉल्यूशन करके देखते हैं हम। उसने दे रखा है कि जो बल है वो F1 मान लेते हैं, उसकी वैल्यू है 16 न्यूटन। अब वो पूछ रहा है कि बल कितना लगेगा, मतलब F2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो F1 अभी हमने पढ़ा था अपॉन F2 इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। तो इनको मान लेता हूं मैं दूरी को R। तो देखो क्या हो जाएगा, F1 अपॉन F1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 16, F2 R मान लेता हूं तो ये दुगनी होगी 2R, और पहले दूरी थी R। ठीक है, अब करेंगे 16 अपॉन F2, तो 4R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, इससे कैंसिल कर देंगे तो F2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 16/4। आपको इतना तो आना चाहिए बस, और F2 की वैल्यू आ जाएगी 4। क्लियर, और इसमें आंसर हो जाएगा। कई बार हम ऑप्शन देख के कैसे बता सकते हैं कि हमने अभी देखा था कि अगर हम उनकी मतलब आवेशों के मध्य की दूरी को बढ़ा देते हैं तो बल की वैल्यू क्या होगी कम, और पास लाएंगे तो बल की वैल्यू बढ़ेगी ज्यादा। पहले लग रहा था 16 न्यूटन, अब उसको मैंने क्या कर दिया, दोगुना कर दिया दूरी को, तो बल की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। 16 न्यूटन उसके बराबर नहीं हो सकती, 32 न्यूटन उससे ज्यादा नहीं हो सकती, 64 न्यूटन उससे ज्यादा भी नहीं हो सकती। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 16 न्यूटन से कम है, इसका मतलब ये सही है। ये हमें सॉल्व कब करना है, जब यहाँ 8 न्यूटन दे रखा होता है, 12 न्यूटन दे रखा होता है, तब हमें देखना पड़ता कि क्या इसकी वैल्यू आएगी। अगर इसी क्वेश्चन को वो यहाँ क्या कर देता, दुगने की जगह क्या कर देता, आधा कर देता, कि आधी कर दी जाए तो यहाँ क्या करते हम, R/2 कर देते। भाई पहले 2R कर रहे थे, अब आधी कर दी तो R/2। तो यहाँ क्या आता देखिए, R²/4, और यहाँ आता R²। R² से R² कट जाता, तो क्या आता, 1/4 को क्या कर देते, तो क्या आता देखो, F2 इक्वल टू 16, 1/4, 4 ऊपर गुणा में जाता तो 16 चौक 64 न्यूटन। तब क्या इसकी वैल्यू 64 न्यूटन आती। तब ये आंसर हमारा ये सही नहीं होगा। कौन सा सही होता है, ये वाला। तो ऐसे हमें क्वेश्चन जो ट्रिक से हो सकते हैं या सॉल्व करने पर हो सकते हैं, देख लें। ये कूलाम नियम पर आधारित क्वेश्चन है। अब इसमें वो कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 क्रमशः 2 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, मतलब Q1 और Q2 की वैल्यू दे सकता है। और क्या दे सकता है, R की वैल्यू दे सकता है कि उनके मध्य की दूरी 10 मीटर है, 4 मीटर है, 2 मीटर है, तो इनके मध्य बल कितना होगा, मतलब F की वैल्यू पूछेगा। सिंपली F बराबर Q1 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है। या फिर वो क्या दे देगा, दोनों आवेश की वैल्यू दे देगा, बल की वैल्यू दे देगा, हम कितनी दूरी पर रखें ये पूछ लेगा। या क्या दे सकता है, दूरी दे सकता है और आवेश दे सकता है और बल की वैल्यू पूछ सकता है। मतलब किसी भी चीज को वो एक चीज को हाइड कर लेगा और दो चीजें वो गिवन कर देगा। अगर मान के चलिए वो एक ही चीज देता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में उसने एक ही चीज दी, तो इसका मतलब वो किसी ना किसी ट्रिक से, फॉर्मूले से, अलग फॉर्मूले से होगा। जैसे यहाँ एफ और आर था, केवल दो ही वैल्यू थी, इसने एक ही वैल्यू दी थी। यहाँ पर हमें बस दो वैल्यू अननोन थी, तो दो वैल्यू हमने काउंट कर ली। या फिर वो क्वेश्चन में कोई ऐसी ट्रिक देगा या कुछ ऐसी हिंट देगा जिससे कि हमें वो न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे में न्यूमेरिकल आपको और भी कराऊंगा। आज का जो कूलाम बल हमने पढ़ा वो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। समझ में आया कि नहीं आया, आज मैंने न्यूमेरिकल भी आपको कराए, एक दो न्यूमेरिकल और कराऊंगा। ऐसे ही हम इस सीरीज को चलाते रहेंगे। आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और ये हमारे जो लेक्चर हैं आपको कैसे समझ में आ रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तब भी कमेंट करें, समझ में नहीं आते हैं तब भी कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो हम और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, या फिर उस टॉपिक को किसी और वे में समझाने की कोशिश करेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपको डायरेक्टली मतलब अगर वीडियो से समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्टली भी मैं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो आज का जो टॉपिक था वो यहीं पर एंड। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, कूलम बल क्या होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बाकी आपके और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, अगर एयर होती है तो एक, उसकी वैल्यू कितनी होती है, एक होती है, वो हम कल डिस्कस करेंगे माध्यम। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, गुड नाइट एंड टेक केयर।